बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजकुमार आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो न केवल साहसी और पराक्रमी था, बल्कि उसका हृदय भी बहुत कोमल था। उसे महल की चकाचौंध से ज्यादा प्रकृति की गोद में समय बिताना पसंद था। एक दिन शिकार खेलते समय आर्यन अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जंगल के गहरे हिस्से में जा पहुंचा। वहां उसने एक निर्मल नदी बहती देखी। नदी के किनारे एक युवती कपड़े धो रही थी। वो कोई साधारण युवती नहीं थी, बल्कि गांव के धोबी की बेटी माया थी। पहली मुलाकात, माया जितनी सुंदर थी उतनी ही सादगी से भरी हुई थी। जब आर्यन की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसकी सादगी और उसकी आवाज़ की मधुरता देख मंत्रमुग्ध हो गया। वो नदी के किनारे गुनगुना रही थी और कपड़े सुखा रही थी। राजकुमार ने पास जाकर पानी मांगा। माया ने जब सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानती थी कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आर्यन के वस्त्र और उसकी तलवार उसकी उच्च श्रेणी का परिचय दे रहे थे। पनपता हुआ प्रेम। उस दिन के बाद से राजकुमार आर्यन अक्सर शिकार के बहाने उसी नदी के किनारे आने लगा। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। माया उसे जंगल की जड़ी बूटियों, पशु पक्षियों की कहानियां सुनाती और आर्यन उसे बाहरी दुनिया के किस्से बताता। आर्यन को माया की सादगी से प्रेम हो गया था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो एक राजकुमार है और वो एक गरीब धोबिन की बेटी, लेकिन समाज और राजमहल के नियम इतने सरल नहीं थे। एक शाम जब आर्यन महल वापस लौटा तो उसके पिता महाराज विक्रम ने उसे अपने पास बुलाया। महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने आर्यन से कहा, पुत्र, पड़ोसी राज्य की राजकुमारी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है। यह हमारे राज्य की सुरक्षा और मित्रता के लिए बहुत जरूरी है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो माया को वचन दे चुका था कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अब उसके सामने दो रास्ते थे, अपना राजधर्म या अपना प्रेम। महाराज विक्रम के विवाह प्रस्ताव ने राजकुमार आर्यन के जीवन में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। महल की विशाल दीवारों के बीच आर्यन खुद को कैद महसूस करने लगा। एक तरफ उसका वो कर्तव्य था जो उसे विरासत में मिला था, और दूसरी तरफ वो पवित्र प्रेम था जो उसने उस नदी के किनारे पाया था। उस रात आर्यन सो नहीं सका। वो पूरी रात अपने कक्ष के झरोखे से दूर अंधेरे में डूबे उस जंगल की ओर देखता रहा जहां माया का घर था। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया कि वो छिपकर रहने के बजाय अपने पिता से बात करेगा। अगले दिन दरबार खत्म होने के बाद आर्यन महाराज के निजी कक्ष में पहुंचा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आर्यन की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में घबराहट। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो पुत्र, क्या तुम विवाह की तैयारियों के बारे में बात करना चाहते हो? नहीं पिताजी, मैं वह विवाह नहीं कर सकता। मेरा हृदय कहीं और समर्पित हो चुका है, आर्यन ने साहस जुटाकर कह दिया। महाराज के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। इसका क्या अर्थ है आर्यन? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? वो कौन है? जब आर्यन ने माया और उसके धोबी परिवार के बारे में बताया तो महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक धोबिन की बेटी? क्या तुम भूल गए हो कि तुम इस राज्य के भविष्य हो? एक राजकुमारी ही इस सिंहासन की शोभा बढ़ा सकती है, कोई साधारण लड़की नहीं। दूसरी ओर माया को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि उसका और राजकुमार का मिलन इतना आसान नहीं है। उसकी मां ने उसे चेतावनी दी थी, बेटी, ऊंचे महलों के लोग केवल मनोरंजन के लिए नीचे आते हैं। जब बात कुल और मर्यादा की आती है तो वे हमें भूल जाते हैं। माया नदी के किनारे बैठी रो रही थी जब आर्यन वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। माया, तुम रो क्यों रही हो? आर्यन ने उसके पास बैठकर पूछा। राजकुमार, हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। आपके पिता कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने परिवार और राज्य को खो दें। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, माया, प्रेम कोई पद या जाति नहीं देखता। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा। जब महाराज ने देखा कि आर्यन मानने को तैयार नहीं है तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि माया के परिवार को राज्य छोड़ने का आदेश दिया जाए या उन्हें बंदी बना लिया जाए। महाराज चाहते थे कि माया खुद ही आर्यन की जिंदगी से दूर चली जाए। सेनापति जब माया के घर पहुंचा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। माया के पिता, जो एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे, भयभीत हो गए। सेनापति ने कड़कती आवाज में कहा, धोबी, तुम्हारी बेटी ने राजकुमार को मोहपाश में बांधने की कोशिश की है। यह राजद्रोह है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो आज रात ही ये सीमा छोड़ दो। माया ये सब छिपकर सुन रही थी। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसका प्रेम ही उसके परिवार की बर्बादी का कारण बन रहा है। उस रात माया ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने एक पत्र लिखा
और उसे उसी पत्थर के नीचे दबा दिया जहां वो और आर्यन अक्सर मिलते थे। पत्र में लिखा था, राजकुमार, हमारा साथ यहीं तक था। आपकी खुशी आपके राज्य और आपके पिता के सम्मान में है। मुझे भूल जाने में ही सबकी भलाई है। मैं बहुत दूर जा रही हूं जहां आपकी परछाई भी मुझ तक न पहुंच सके। जब अगली सुबह आर्यन वहां पहुंचा और उसने वो पत्र पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी तलवार उठाई, अपना घोड़ा तैयार किया और शपथ ली कि वो माया को वापस लाकर ही दम लेगा, चाहे उसे इसके लिए अपना राज्य ही क्यों न त्यागना पड़े। आर्यन पागलों की तरह जंगल जंगल भटकने लगा। उसे पता चला कि माया का परिवार राज्य की उत्तरी सीमा की ओर गया है। रास्ता दुर्गम था और मौसम भी खराब हो रहा था। भारी वर्षा और तूफान के बीच आर्यन आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे डाकुओं के एक गिरोह ने घेर लिया। एक राजकुमार अकेला? आज तो बहुत बड़ी फिरौती मिलेगी, डाकू हंसते हुए बोले। आर्यन के अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। उसने अपनी तलवार निकाली और अकेले ही उन सबका मुकाबला किया। घायल होने के बावजूद उसका लक्ष्य स्पष्ट था। थका हारा घायल आर्यन एक पुरानी सराय के पास पहुंचा जहां उसे माया के पिता की बैलगाड़ी दिखाई दी। वो अंदर भागा और देखा कि माया वहां बैठी सिसक रही थी। जैसे ही माया की नजर आर्यन के जख्मों पर पड़ी वो चिल्ला उठी, राजकुमार, आप यहां इस हालत में? मैंने कहा था माया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आर्यन ने लड़खड़ाते हुए कहा और बेहोश होकर उसके कंधों पर गिर पड़ा। अब माया के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसे न केवल आर्यन का इलाज करना था बल्कि उन सैनिकों से भी बचना था जो महाराज के आदेश पर उन्हें ढूंढ रहे थे। सराय के उस छोटे से कमरे में सन्नाटा पसरा था जिसे केवल बाहर हो रही मूसलाधार बारिश की आवाज तोड़ रही थी। राजकुमार आर्यन माया की गोद में बेसुध पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और तेज बुखार ने उसे जकड़ रखा था। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हाथों में अब ममता के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी था। माया ने पूरी रात जागकर आर्यन के घावों को साफ किया और जंगल की उन जड़ी बूटियों का लेप लगाया जिसके बारे में उसने अपने बचपन में सीखा था। वो जानती थी कि सुबह होते ही महाराज के सैनिक यहां पहुंच सकते हैं। माया के पिता ने कहा, बेटी, हमें यहां से निकलना होगा। अगर सैनिक आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। माया ने साहस के साथ उत्तर दिया, पिताजी, अब भागना समाधान नहीं है। राजकुमार ने मेरे लिए अपना सिंहासन दांव पर लगा दिया। क्या मैं उनके लिए थोड़ा साहस नहीं दिखा सकती? हम यहीं रुकेंगे। सैनिकों का आगमन और महाराज का सामना। भोर होते ही घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। महाराज के सेनापति ने सराय को चारों ओर से घेर लिया। सेनापति चिल्लाया, धोबी, राजकुमार को हमारे हवाले कर दो वरना इस सराय को आग लगा दी जाएगी। माया बाहर निकली। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने सेनापति से कहा, राजकुमार घायल हैं और चलने की स्थिति में नहीं हैं। यदि आप उन्हें इस हालत में ले गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या आप अपने भविष्य के राजा की मृत्यु का कारण बनना चाहते हैं? सेनापति दुविधा में पड़ गया। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज आई, पीछे हटो सेनापति। स्वयं महाराज विक्रम वहां पहुंच चुके थे। उनका चेहरा क्रोध से लाल था। वो सराय के भीतर गए जहां आर्यन अब होश में आ चुका था, लेकिन बहुत कमजोर था। आर्यन ने अपने पिता को देखा और धीमी आवाज में कहा, पिताजी, आप मुझे ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा हृदय यहीं रहेगा। जिस राज्य में प्रेम का सम्मान नहीं, वहां का राजा बनकर मैं क्या करूंगा? यदि आप माया को स्वीकार नहीं कर सकते तो मुझे भी मृत समझ लीजिए। महाराज का हृदय परिवर्तन और राजमहल की वापसी। महाराज विक्रम ने देखा कि कैसे एक साधारण लड़की ने बिना किसी स्वार्थ के उनके पुत्र की जान बचाई थी। उन्होंने देखा कि माया के पिता के हाथों में छाले थे जो कड़ी मेहनत का प्रतीक थे, न कि किसी लालच का। महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माया के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने केवल बाहरी चमक देखी, तुम्हारे भीतर के सोने जैसे हृदय को नहीं पहचान सका। आर्यन सही था, तुम ही इस राज्य की असली रानी बनने के योग्य हो। राजमहल के द्वार जो कभी माया के लिए बंद थे, आज फूलों की वर्षा के साथ खुले थे। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन महल के भीतर सब कुछ इतना सरल नहीं था। राजकुमारी विशाखा, जिससे आर्यन का विवाह तय हुआ था, इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पिता, जो एक शक्तिशाली पड़ोसी राजा थे, के साथ मिलकर महल के भीतर विद्रोह भड़काने की कोशिश की। दरबारियों के एक गुट ने माया का विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि एक धोबिन कभी राज्य की मर्यादा नहीं समझ सकती। माया को नीचा दिखाने के लिए एक बड़ी परीक्षा रखी गई। उसे राज्य की प्राचीन परंपराओं और जटिल शास्त्रों के ज्ञान की चुनौती दी गई। विशाखा को पूरा विश्वास था कि माया हार जाएगी, लेकिन माया ने अपनी बुद्धि और उस ज्ञान का परिचय दिया
जो उसने प्रकृति और आम लोगों की सेवा करते हुए सीखा था। उसने तर्क दिया कि न्याय वो नहीं जो केवल किताबों में लिखा हो, बल्कि वो है जो एक भूखे का पेट भरे और एक असहाय को सुरक्षा दे। दरबार उसकी विद्वत्ता देखकर दंग रह गया। जब साजिशें काम नहीं आईं तो राजकुमारी विशाखा के पिता ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध छिड़ गया। आर्यन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसने रणभूमि में जाने का निर्णय लिया। युद्ध के मैदान में जब आर्यन संकट में था, तब माया ने केवल एक मूक प्रेमिका बनकर रहने के बजाय साहस दिखाया। उसने राज्य की महिलाओं को संगठित किया और रसद व उपचार की कमान संभाली। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने सैनिकों में वो जोश भर दिया कि उन्होंने अपनी संख्या से 10 गुना बड़ी सेना को धूल चटा दी। पड़ोसी राजा को संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध जीतने के बाद आर्यन और माया का विवाह पूर्ण विधि विधान से संपन्न हुआ। महाराज विक्रम ने स्वेच्छा से सिंहासन त्याग दिया और आर्यन का राज्याभिषेक हुआ। माया महारानी माया के रूप में सिंहासन पर बैठी। उसने रानी बनने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने राज्य के हर गांव में शुद्ध पानी और सफाई के लिए निर्मल जल योजना शुरू की। उसने धोबियों, किसानों और कारीगरों के लिए विशेष अधिकार बनाए ताकि कोई भी उन्हें कमतर न समझे। सालों बीत गए। आर्यन और माया के शासनकाल को राज्य का स्वर्ण युग कहा गया। उनके बच्चे भी इसी सादगी और न्याय की शिक्षा के साथ बड़े हुए। नदी का वो किनारा जहां वे पहली बार मिले थे, अब एक विशाल और सुंदर प्रेम घाट बन चुका था। वहां आर्यन और माया की एक साथ मूर्ति स्थापित की गई, जिसके नीचे लिखा था, जाति और कुल से बड़ा चरित्र होता है और महलों से बड़ा वह हृदय होता है जिसमें सबके लिए करुणा हो। आज भी उस राज्य के लोकगीतों में एक राजकुमार और एक धोबिन की बेटी की कहानी गाई जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो वो पहाड़ों को हिला सकता है और इतिहास की धाराओं को बदल सकता है।